नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जो कि समर्पित है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हमेशा की तरह हम बातें करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी, जानेंगे विभिन्न तकनीकी जानकारियों के बारे में और मिलेंगे अपने विशेषज्ञों से भी। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। सूबे में बनेगा देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बरसात में पशुओं को अढ़ैया रोग के प्रकोप से बचाए और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रोटावेटर मशीन। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जिले में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। इसके बारे में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने जानकारी देते हुए कहा कि वैसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां धान नहीं हो सकती। उन स्थानों पर तिल की खेती के अलावा लेमन ग्रास की खेती की जा सकेगी। इससे जहां किसानों को अच्छे दाम मिल सकेंगे, वहीं उनके पास विकल्प भी उपलब्ध होगा। इतनी अच्छी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। गया में 52 एकड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा कि हमारे मंत्री कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार हमने गया में तिल की खेती स्टार्ट कराया, लेमन ग्रास की खेती स्टार्ट कराया। आज बनारस और न जाने कहां के व्यापारी लेमन ग्रास उसके खेत में देख के दाम लगा के किसान को दे रहे हैं। किसान भाई बहनों, अब रबी फसलों की खेती का समय आ रहा है। किसी भी फसल की खेती में मिट्टी की पोषकता का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में आप जो भी उत्पादन करने जा रहे हैं तो पहले मिट्टी की जांच अवश्य करावें, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का पता चल सकेगा और आप तय कर पाएंगे कि किस मिट्टी में कितनी खाद की ज़रूरत है। इससे फसलों की उत्पादन में वृद्धि होगी। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों बरसात के मौसम में अपने पशुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी बारिश कभी गर्मी, यानी कि मौसम में बदलाव के कारण पशुओं में अढ़ैया बुखार होने की संभावना रहती है। ऐसे में आप अपने पशुओं में बुखार के लक्षण अगर है तो बुखारनाशी दवा का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही ज़रूरत होने पर नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार रजक। ये एक वायरल बीमारी है। इसका एक 2.5 दिन या 3 दिन का एक कोर्स होता है, जिस समय तक पशु पीड़ित होता है। हाँ, लेकिन बुखार से बचाने के लिए पशु को एंटीपायरेटिक दवा जो है, बुखारनाशी दवा अवश्य दें। किसान भाई बहनों, यदि आप कम स्थान और निवेश के साथ कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो मशरूम एक बेहतर विकल्प है। यदि आप सामान्य रूप से लोकप्रिय ओयस्टर मशरूम यानी कि झींगरी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके लिए उन्नत प्रभेदों का ही चयन करें, जिससे कि आपको एक बेहतर उत्पादन मिल पाए और आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ ले पाएं। किसान भाई बहनों, समय के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी दृष्टिकोण से काफ़ी बदलाव आए हैं। इन नवीनतम तकनीकों का उपयोग किसानों की समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के ऐसे कर्मठ किसान रविंद्र प्रसाद सिंह जी से, जो कि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं और सफलता के सोपान चढ़ रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनके सफलता की कहानी। करीब 4 कट्ठा में टमाटर है। इसको तार और रस्सी में 2000 के कट्ठा के हिसाब से खर्च हो जाता है ना। इसमें करीब 10,000 इकट्ठा के आय आता है। इससे हम लोग काफ़ी खुशहाल है।
किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे दुधारू पशुओं के बारे में। पशु हो या फसल हो, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दुधारू पशुओं में होने वाला थनैला रोग उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आइए इस भेंटवार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से अब हम जानने का प्रयास करते हैं दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के उपचार और बचाव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, हमें और हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और ये संतुलित आहार हमें मिलता है मवेशियों से। ऐसे में हमारे मवेशी स्वस्थ रहें, ये हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे लिए वो संतुलित आहार शुद्ध और स्वस्थ कैसे दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोगों का इलाज के बारे में। तो इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कुमार, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे सर, क्योंकि थनैला रोग एक ऐसा रोग है सर जो कि लगभग हर किसान इस बीमारी को अपने मवेशियों में झेल चुका है सर। तो इसके कारण और उपचार सर सबसे पहले बताएंगे सर। जब कोई भी किसान या पशुपालक अपने घरों में दुधारू पशु रखते हैं तो कभी न कभी इस बीमारी को झेले होंगे। और जहाँ तक इनका प्रश्न है, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है कि किस किस कारण से थनैला रोग होता है और इसका उपचार क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि
70% जो थनैला की बीमारियां होती है वो हमारे समुचित प्रबंधन में कहीं न कहीं कमी रह गई, उसी के वजह से होती। समुचित प्रबंधन मैं कहता हूँ कि प्रबंधन अगर आप उचित ढंग से रखते हैं अपने गौशाला में और गायों को, तो थनैला रोग को 60% कम किया जा सकता है बिना किसी दवा के। और जहाँ तक मतलब एग्जैक्ट कारण की बात है, तो सभी थनैला रोग संक्रमण जनित होते हैं। संक्रमण का बहुत सारा कारण हो सकता है, फंगस हो सकता है, विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको विस्तार से यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लक्षण होता है उससे हमारे पशुपालक भाई भली भांति परिचित हैं कि हमारे पशु को थनैला बीमारी हो गया। तो संक्रमण का बहुत सारा कारण है और अलग अलग तरह के संक्रमण जनित एजेंट हैं जिसके चलते होता है। और जहाँ तक उपचार की बात है, तो उपचार के लिए सबसे पहले ध्यान रखने की बात होती है कि अगर चारों थन, जैसा कि सबको पता है कि 4 थन होते हैं, तो कभी कभी देखे होंगे कि अब चारों थन एक बार संक्रमित हो गया, तो उसका उपचार अलग है। कभी देखते होंगे कि 1 हुआ है बाकी 3 नॉर्मल है, 2 हुआ है बाकी 2 नॉर्मल है, तो उस स्थिति में उपचार अलग होता है। तो जहाँ एक प्रभावित है थन, तो उसमें लोकल इलाज करना है, लोकल दवा देना है, ताकि शरीर में पूरा दवा देने की ज़रूरत नहीं है। लोकल दवा यूज कीजिए, बहुत सारे दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि लोकल रूप से थन में चढ़ा दिया जाए। और एक ओरल दवा देना है, सिस्टेमिक दवा देना है, जिससे कि जो शोथ हो गया संक्रमण के वजह से उसको कम किया जाए। तो ये हो गया लोकल ट्रीटमेंट किस में करना है, जहाँ की संक्रमण 1 या 2 थन में। लेकिन अगर पूरा का पूरा थन चारों का चारों प्रभावित है, उस केस में हमारे सिस्टेमिक दवा देना है, लोकल देने की ज़रूरत नहीं है। लोकल से काम चलने वाला नहीं है, आपको सुई देना होगा ताकि शरीर के जो खून संचार प्रक्रिया है उसके तहत उसके द्वारा थन में आए दवा, और उससे जो जीवाणु और विषाणु और जो भी है उसको मार करके जो बीमारी हुई उसको दूर करें। कहने का तात्पर्य ये हुआ सर कि जब भी थनैला रोग हो तो आसपास के किसी डॉक्टर को दिखाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। सर एक और प्रश्न लेना चाहेंगे कि जब भी ये बीमारी होती है सर, तो क्या इसका प्रभाव मवेशियों के दूध में भी होता है? क्योंकि दूध जो है हम इंसान जो है ह्यूमन बॉडी जो है उसको डायरेक्ट इनटेक करते हैं सर, तो दूध में क्या प्रभाव होता है और कितने दिनों तक रहता है, हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सर? हाँ, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान का बेसिक कंसेप्ट है उसमें बताया गया है कि आपका काम सिर्फ पशुओं का इलाज करना नहीं, क्योंकि पशु से हमें बहुत सारे पौष्टिक आहार मिलते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि पशु को जो दवा दिया जा रहा है और उससे जो हम दूध ले रहे हैं उसमें दवा आ रहा है कि नहीं, उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पशुपालकों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और जो भी पशु चिकित्सक उनका इलाज करते हैं उनको पशुपालक को बताएं कि अलग अलग दवा का अलग अलग दिनों तक एक्सक्रीशन होता है दूध के द्वारा। तो आम तौर पर 7 दिन तक तो दूध नहीं पीना रहता है। जो भी बीमारी थनैला हो गया किसी जानवर में, तो उसका दूध आम 7 दिनों तक नहीं पीना है। उसी के चलते आप देख रहे होंगे आजकल कि इसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, आदमियों के द्वारा दूध पिया जा रहा है इवन इलाज होते हुए। तो आप देख रहे होंगे बीमारी आपका अगर किसी मनुष्य का हो गया तो कल्चर सेंसिटिविटी कराया जा रहा है, उनका यूरिन का पता चल रहा है, जो एंटीबायोटिक कभी नहीं लिए जो पशुओं में यूज होता है उसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गया मनुष्यों में। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी विड्रॉल पीरियड कहा जाता है कि कोई एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं इलाज के लिए थनैला के लिए, तो उस पशु से जो दूध ले रहे हैं हम उसको 7 दिन तक नहीं कंज्यूम करना है। आम तौर पे अलग अलग होता है विड्रॉल पीरियड, लेकिन आम तौर पे लेकिन कुछ दवाएं हैं जो उसके लिए विशेष तौर पे बनाया गया है थनैला रोग के लिए, जिसका कि 0 डे विड्रॉल है, यानी कि आप दवा देते रहिए और दूध पीते रहिए, आपके स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सर एक प्रश्न और लेना चाहेंगे आपसे कि थनैला रोग में अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर बीमारी ठीक भी हो जाए उसके बाद भी पशुओं में जो थन है सर वो काफ़ी पहले की तुलना में हार्ड कड़ा होता है और वो काफ़ी लंबे समय तक, या फिर कह सकते हैं कि वो हमेशा रह जाता है। ऐसा कई किसानों का कहना है और ये देखा गया है सर। तो इससे बचाव के लिए और इसे ठीक करने के लिए किसानों को क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है और किसानों के द्वारा
हम लोगों को भी बताया जा रहा है कि सर थनैला ठीक हो गया, लेकिन जो अडर है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत मुश्किल से दूध निकल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, किसान भाई क्या ध्यान नहीं देते हैं, और जो भी पशु चिकित्सक उनका इलाज करते हैं उनको भी सलाह देने की ज़रूरत है कि जब थनैला ठीक हो जाए, तो सभी को पता है थनैला रोग में शोथ हो जाता है, थनों का शोथ हो जाता है। तो शोथ ठीक नहीं होता है, संक्रमण तो दूर हो गया लेकिन शोथ नहीं ठीक हुआ। शोथ के अगेंस्ट दवा देने की ज़रूरत है। थनैला ठीक हो जाने के बाद तो कुछ दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है जो कि फाइब्रोसिस हो जाता है, अडर का फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको धीरे धीरे उस दवा से ब्रेक करके नॉर्मल किया जा सकता है। सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। कई बार संसाधनों की कमी के कारण किसान उत्पादन नहीं कर पाते, तो ऐसे में कम संसाधन, कम निवेश और कम जगह में हम कर सकते हैं मशरूम का उत्पादन। तो आइए अगली जो भेंटवार्ता हमारी है वो इसी विषय से जुड़ी है कि कैसे करें बटन मशरूम का उत्पादन। किसान बंधुओं नमस्कार। चाहे आप सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े हों या आप एक शिक्षित युवा हों या कोई गृहिणी, अगर ये लोग स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं या उनकी ऐसी इच्छा है कि हमारी अतिरिक्त आमदनी हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप मशरूम उत्पादन से जुड़ें। मशरूम उत्पादन में भी चूँकि अभी समय है बटन मशरूम का, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक और कम जगह में कम लागत में शुरू होने वाला एक स्वरोजगार है। तो किसान बंधुओं, इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप बटन मशरूम उत्पादन करने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, किस तरह की तैयारी करें और अन्य किस तरह की आप सावधानियां बरतें। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल में वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद नदीम अख्तर। सर, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि थोड़ा हमारे किसानों को मशरूम के बारे में, ख़ास तौर पे बटन मशरूम के बारे में कुछ जानकारी दें, और साथ ही जब वो इसको शुरू करने जा रहे हों तो उनको चरणबद्ध तरीके से किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मशरूम एक खाद्य पदार्थ है, किंतु हमारे बिहार राज्य में मशरूम अनेकों प्रकार के, अनेक रंगों के, अनेक रूपों के पाए जाते हैं। इसलिए हमें सावधानीपूर्वक जो मशरूम हम उगाएंगे उन्हें ही खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मुख्य रूप से जो हमारे मशरूम खाने के योग्य हैं उसमें से ढिंगरी या ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और जिसे पुआल मशरूम भी तीसरा कहते हैं, तीसरा पुआल मशरूम, और हमारा चौथा मिल्की मशरूम है। तो आज क्योंकि ये सीज़न हमारा है मुख्य रूप से बटन मशरूम का आने वाला है, तो मुख्य रूप से आज हम बटन मशरूम के संबंध में चर्चा करेंगे। तो बटन मशरूम का जो सीज़न होता है वो हमारे बिहार में अक्टूबर से मार्च के महीने तक आप इसे उगा सकते हैं, और जिसके लिए 2 चरण में जो एक कवक का फैलना है और दूसरा जो उसमें से फ्रूटिंग के निकलना है, उसके लिए जो टेम्परेचर क्रमशः आपको एक 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा फ्रूटिंग के समय 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का होना ज़रूरी है। सर, बटन मशरूम उत्पादन का जो क्रम है कि हाँ पहले उसके लिए पुआल की ज़रूरत है, कब उसका रूम का आकार क्या होना चाहिए, मैं चाहूँगा कि जो क्रम है उसको आप हमारे किसान साथियों को बताएं। जी, किसी बटन मशरूम उत्पादन में मुख्यतः हमें 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला जो स्टेज होता है कि वो सबसे टफेस्ट पार्ट है,
उसमें ज़्यादा संसाधन और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, जिसे हम कंपोस्ट तैयार करना कहते हैं। दूसरा है कि उसकी बिजाई करना, और तीसरा फल तुड़ाई या प्रबंधन जिसे हम कहते हैं। तो जो सबसे पहली विधि जो मैंने बताई कंपोस्ट बनाने की विधि, वो कंपोस्ट बनाने की विधि हम मुख्यतः जो जनरल विधि होती है, जो जिसमें बिना कुछ ज़्यादा बड़े सामग्रियों के सहायता से हम 28 से 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए हमें करीब करीब 300 केजी भूसे की ज़रूरत पड़ती है, 30 केजी चोकर की ज़रूरत पड़ेगी, 9 केजी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, 7.5 केजी हमें म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ेगी, 3.5 केजी यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ फफूंदनाशी और जो कीटनाशी दवाओं जैसे कि फॉर्मेलिन है और बेविस्टीन है, इन सब दवाओं की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम खादों को बना सकते हैं। इस खाद को बनाने की कुछ चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें हम जो खाद की जो भूसा होता है, जो हमारा 300 केजी का भूसा है, पहले हम उसे खूब अच्छे से पानी से भिगा लेते हैं और फिर उसे करीब करीब 2 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। और फिर जब 2 दिनों के बाद जब देखते हैं उसमें कि हमारा नमी पूरी तरह से उसमें अवशोषित कर लिया गया उस भूसे में, तब उसमें हम जिप्सम के अलावा जो करीब करीब हमें 30 केजी की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा सारे कंपोनेंट्स को उसमें मिश्रित कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम एक लकड़ी की मदद से या बेलचे की मदद से या कुदाल की मदद से हम उसका एक ढेर बनाते हैं, जिसका आकार 5 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा होगा। और उसके बाद इसे हम 6 दिन के लिए छोड़ देते हैं और 6ठे दिन इसकी पहली पलटाई करते हैं। पलटाई करने का जो मतलब होता है कि हमारा जो बीज का पोर्शन है वो ऊपर चला आए, और नीचे जो ऊपर का पोर्शन है वो नीचे चला आए, और नीचे का पोर्शन है वो सबसे जो ऊपर चला आए। इस तरह से हम पलटाई करते हैं, और उसके बाद इस तरह से 6ठे दिन का ये पहला चरण पूरा होता है पहली पलटाई का। उसके बाद फिर हम 10वें दिन जो है ना, यही सेम पलटाई को जो हमने बताया विधि से उस तरह से करते हैं। और फिर हमारा जो एक 13वां दिन आएगा, 13वां दिन जिसे तीसरी पलटाई कहते हैं, तो हम सेम विधि से करेंगे, लेकिन इस दौरान हम जो जिप्सम की बची हुई मात्रा हमारा 30 केजी की मात्रा थी, वो उस ढेर में हम मिला देंगे, और फिर हम इस तरह से पलटाई फिर उस तरह से ढेर बना देंगे 5 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा। और इस तरह से हम फिर अगले 16वें दिन, फिर जो 19वें दिन, फिर 22वें दिन और 25वें दिन और फिर 28वें दिन इस तरह की पलटाई करते रहेंगे। कुल 8 पलटाई होगी इसकी। चूँकि जो हमारे किसान हैं वो लाभ की दृष्टि से या मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपने बताई, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या इस व्यवसाय में या इस में जाने से पहले उन्हें एक उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी या लेनी चाहिए उनको? जी, ट्रेनिंग की आवश्यकता तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के किसान, प्रैक्टिकल बिना किए किसान इसे नहीं समझ सकते। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए हम जो आपके स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क कर सकते हैं, या विश्वविद्यालय स्तर पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है पूसा में, या सबौर कृषि विश्वविद्यालय है सबौर भागलपुर में। आप वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसके बाद आप रोज़गार कैसे इससे प्राप्त कर सकते हैं या ऋण बैंक से कैसे ले सकते हैं, इसके तौर तरीके भी आपको जो है ना वहाँ पे पूरी तरह से उपलब्ध। नदीम जी, एक इसी में जुड़ा हुआ बात यह है कि जैसे जो इसका महत्वपूर्ण अवयव है इसका स्पॉन, तो हमारे जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये स्पॉन कहाँ से खरीदें इसकी? स्पॉन, जैसा कि मैंने बताया कि स्पॉन जहाँ से ट्रेनिंग हम लेंगे, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है या बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से आप संपर्क करके, या स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क करके स्पॉन को मंगा सकते हैं, या वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं अगर वहाँ उपलब्ध हो तो। डॉक्टर नदीम जी, आपने व्यवहारिक तरीके से हमारे किसान बंधुओं को मशरूम उत्पादन से जुड़ने के लिए जो बातें बताई है, उम्मीद करता हूँ वो इसमें अपना जो आपने जानकारी दी है उसमें उपयोग करेंगे। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे और विकास की नित नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ लोगों की सफलता की कहानियां आपके बाकी साथियों तक पहुंचा पाएंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए। तो जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से, इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।